आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मर्म स्थान पर आघात होने की वजह से पीड़ा या फिर मृत्यु होने का मुख्य कारण क्या है। मर्म स्थान पर आघात होने की वजह से पीड़ा या फिर मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 4 प्रकार की शिराएं होती है। ये 4 प्रकार की शिराएं हैं, वात शिराएं, पित्त शिराएं, कफ शिराएं और रक्तवाह शिराएं। तो ये सभी शिराएं जो होती है वो मर्म स्थान पर इसका स्थान जो होता है वो मर्म होता है, यानी कि मर्म के स्थान पर यह स्थापित रहती है और हमारे शरीर का संतर्पण करने का काम करती है। मर्म स्थान पर ये सारी शिराएं रहती हैं और ये हमारे शरीर को संतर्पण करने की काम करती है। तो जब इस मर्म स्थान पर हमें चोट लगता है, मर्म स्थान पर जब हमें चोट लगता है तो चोट लगने की वजह से वहाँ पे उस स्थान पे वायु जो है वो चारों तरफ से उस मर्म स्थान को घेर लेता है। उस मर्म स्थान को वायु जो है वो चारों तरफ से घेर लेता है। और वायु, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायु जो होता है वो पीड़ा का कारण होता है। वायु पीड़ा का कारण होता है और ये पीड़ा होने की वजह से क्या होता है, तो हमारे शरीर का नष्ट होता है और चेतना भी नष्ट होती है। यानी चेतना मतलब हुआ आत्मा, ये नष्ट होती है। हमारा शरीर जो होता है वो नष्ट होता है। अष्टांग हृदय में भी यही कहा गया है कि जब शिराओं पर आघात होता है, शिराओं पर जब आघात होता है तो रक्त का स्राव होता है। शिराओं पर आघात होने की वजह से रक्त का स्राव होता है, वायु बढ़ जाता है। तो वायु बढ़ता है तो वायु जो है वो रक्त का स्राव तेजी से करवाता है। क्यों? क्योंकि वायु जो है वो गति का कारण है। हमारे शरीर में वायु गति का कारण है। वायु का बढ़ जाने, वायु के चारों तरफ से घेर लेने की वजह से रक्त का स्राव होता है। रक्त की स्राव होने की वजह से धातु का क्षय होता है। तो धातु का क्षय होता है, रक्त की स्राव होने की वजह से धातु का क्षय होता है। और धातु का जब क्षय होगा तो रक्त की स्राव होने की वजह से धातु का क्षय कैसे होता है, क्योंकि रक्त भी एक धातु ही है। रक्त अगर तेजी से बह रहा है तो उत्तरोत्तर रक्त के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जैसा कि उत्तरोत्तर धातुएं पैदा होती है, तो रक्त के बाद भी उत्तरोत्तर धातुएं पैदा होती है। तो धातु के क्षय होने की वजह से धातु का क्षय होता है। तो धातु के क्षय होने की वजह से पित्त की वृद्धि होती है। तो धातु के क्षय होने की वजह से पित्त की वृद्धि क्यों होती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धातुओं के निर्माण में पित्त का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम रोल है। पित्त जो होता है वो धातुओं को निर्माण में एक उसका बहुत ही अहम भूमिका है। यानी पित्त की वजह से ही हम जो आहार लेते हैं उसका पाचन होता है, जिसकी वजह से जो है धातुओं का निर्माण होता है। इसीलिए पित्त की धातु की क्षय होने की वजह से धातु जब कमेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर पित्त जो है वो बढ़ जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं का निर्माण कर सके। हमारे शरीर में जो है पित्त की वृद्धि हो जाती है, इसकी वजह से ताकि धातुओं का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसकी वजह से पित्त की बढ़ने की वजह से क्या होगा, पित्त और वात, वायु की भी वृद्धि हो गई, पित्त की भी वृद्धि हो गई। वायु और पित्त की दोनों की वृद्धि होने की वजह से तीव्र वेदना होती है। वो जो वेदना होती है वो तीव्रता में बदल जाती है, वो तीव्र वेदना हो जाती है। तीव्र वेदना होने के कारण हमारे शरीर में शिथिलता, निर्बलता, प्यास, शोष, मद, भ्रम, स्वेद, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और अंत में ये तीव्र वेदना ही मृत्यु की कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि मर्म पर आघात लगने की वजह से ये मृत्यु का कारण होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब मर्म पर आघात लग जाएगा तो उसकी चिकित्सा हम लोगों को कैसे करनी चाहिए। तो उसकी चिकित्सा यही है कि उस स्थान को हमें काट देना चाहिए, उस स्थान को शल्य करके उस स्थान को काट देना चाहिए, ताकि शिराएं जो है वो, यानी कि वेन्स जो है वो बिल्कुल संकुचित हो जाए। शिराएं जो है वो संकुचित हो जाए, और शिराएं जब संकुचित हो जाएगी तो रक्त का स्राव जो है वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ताकि
ताकि वो इंसान जो है वो फिर जीवित बच जाए। जैसा कि कहा भी गया है, रक्तम जीवम इति स्थिति, यानी कि रक्त ही जीवन का कारण है, जीवन की स्थिति है। थैंक यू सो मच।